All right. Hello, beautiful children. Welcome to your own Akash Baiju's NEET channel. I am Dr. Pankuri Miglani, your biology teacher. Once again, a warm welcome to all of you. Very excited to meet you all for this new chapter. हमारी क्लास 11th की रिविजन कायम है और उसमें हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स लास्ट क्लास तक खत्म किया था. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई वेरी वेरी हाईली वेटेड चैप्टर हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन. मैं आपको बताऊं, यस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आई कैन सी द हार्ट्स. आस्था पटेल गुड इवनिंग, AK सिंह गुड इवनिंग, आस्था कटियार गुड इवनिंग बेटा, ममता हाय बेटा. Once again people sit with your pens and paper because आपको पता है कि इन classes में we are constantly shooting questions. या तो बहुत ज़्यादा MCQs इन सेशन से बनते हैं. They are very cumulative holistic sessions, neat oriented sessions. तो मैं जो कह रही थी कि सेल स्ट्रक्चर और सेल डिवीजन ये जो दो चैप्टर्स हैं इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आज की क्लास और अगली क्लास आपके 20 नंबर नीट में है. जस्ट एब्जॉर्ब दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. आज की क्लास और अगली क्लास बच्चों थोड़ा समझदारी से काम लो. मैंने आपको हमेशा कहा है इट इज अबाउट द स्मार्ट स्टडी, है ना. तो गधे नहीं बन के रहना है या दैट यू आर बेयरिंग ऑल द बर्डन, सारा बोझ उठाकर चले जा रहे हैं. थोड़ा सा स्मार्टली काम लेना है. तो स्मार्टली अगर मैं काम लूं तो ये वाली क्लास हम मिस नहीं कर सकते हैं. आपकी जान पहचान में, थोड़ी या ज्यादा जान पहचान में, जिसने भी ये सेशन मिस करने की सोच रखी है कि हम सेल स्ट्रक्चर और सेल डिवीजन नहीं करेंगे, उनको बुला लो, उनके साथ शेयर कर दो सेशन, है ना. टेक्सटिंग में आप लोग बहुत अच्छे हो. Just share this session and like this session. When you like the session, it will anyways go to the people who are preparing for the NEET exam. तो like कर डालो, share कर डालो, क्योंकि मैं दोबारा कहूंगी हम ये क्लास 8 से पढ़ना शुरू करते हैं सेल स्ट्रक्चर. ये तो इसका फायदा है. मैं आपको एक बात बोलूं, मैं जब बच्चों को तैयारी करवाती हूँ ना नीट की, ये जो सेल स्ट्रक्चर और सेल डिवीजन है ना, ये दो चैप्टर्स आर द ब्लेसिंग इन द सिलेबस. क्योंकि हम पढ़ना शुरू करते हैं 8th क्लास से, थोड़ा थोड़ा 11th 12th में ये ज्यादा डिटेल्ड है ना. सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन इज मोर डिटेल्ड एंड इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी के आने वाले चैप्टर्स जो कि फिजियोलॉजी हैं. क्या बोला मैम ने? ह्यूमन फिजियोलॉजी है मेजर चंक, प्लांट फिजियोलॉजी है मेजर चंक. उनका बेसिस बनाते हैं वो सारे प्रोसेसेस कि भाई डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है, लाइट रिएक्शन है, रेस्पिरेशन है, एंजाइम्स कहाँ है, उस सब का बेस ये चैप्टर बनाते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग 5 or 6 क्वेश्चंस. Alright people, I can see a lot of messages. Radhika Gupta, good evening. Thank you for your hearts and all the nice wishes. बेटा गुड मॉर्निंग तो नहीं है ना. अगर अभी उठे हो तो भी गुड इवनिंग सी लग रही है मुझे. इट्स अ ब्यूटिफुल इवनिंग हियर इन बैंगलोर. या टू मेक बॉटनी फन. चिंता कोई लेगा नहीं, टेंशन कोई लेगा नहीं. श्रीधा निधि थैंक यू सो मच. सचिन आई कैन सी पीपल हैव बीन रेगुलर टू द क्लासेस. बेटा स्प्रेड दिस क्लास, शेयर द सेशन. Do share this amazing session like my team is saying. Magic moments, yeah, this is going to be a magical class. I promise you कि आज की क्लास में अगर तुमने ध्यान लगा लिया ना तो क्वेश्चन निश्चित है, क्वेश्चन आना ही आना है. We are going to confirm the 20 number right here, right now. Good evening Sayyad, very good evening बेटा. रेणुका कोलकर गुड इवनिंग. अंजलि हेलो बच्चे, ध्यान लगाना है. थैंक यू राधिका, सेम टू यू डार्लिंग. जुबली दास, अर्शिया, मुकुल, नीट साधना. यार बड़े टाइम बाद आए हो आप मुकुल, यार ऐसे मिस मत किया करो. आई स्टार्ट मिसिंग यू गाइज. मुकुल यू आर कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मैं अपने बच्चों को कभी भूलती नहीं हूँ, प्लीज ऐसे मत किया करो. Yeah, that hurts when you guys don't attend the class. गुड इवनिंग राम लखन पटेल हेलो बेटा. आज कुछ नए लोग भी हैं. फ्यूचर डॉक्टर विशाल, आई मिस ऑल ऑफ यू टू. ऋतु कुमारी हेलो. श्री राम चवन हाय. माही चौधरी. अच्छा, सबने सैटरडे वाला सेशन देख लिया था? आई कॉल देम द अलार्म सेशंस.
है ना, अलार्म बजना चाहिए दिमाग में, उसलिए मैं आती हूँ, आपका थोड़ा सा टाइम लेती हूँ आपको याद कराने के लिए कि मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी हो, आप लोगों के पास बहुत काम है, लेकिन इसको मिस मत करना, क्योंकि याद रखेंगे कि बायोलॉजी एक डबल सब्जेक्ट है यार। सेल के चैप्टर में ना आसान बहुत है, द कंटेंट ऑफ द चैप्टर इज वेरी इजी, बट द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द प्रिसिशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। व्हाट डिड आई से? बारीकी से, कॉन्सेप्ट की बारीकी से क्वेश्चन बनता है। इस क्लास के एंड में ना मैं तुम्हें कुछ चार्ट्स देने वाली हूँ, चार्ट्स जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं, वो चार्ट्स देने वाली हूँ जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। नोट्स तो आपको मिल ही जाते हैं, तो वो चार्ट्स तक रुके रहना, बिकॉज इस वक्त पे चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम से ही क्वेश्चन यहां पर बैठेंगे। ऑल राइट पीपल, लेट्स स्टार्ट द क्लास। किसी का नाम नहीं लिया है तो टेंशन मत लीजिएगा। आई कैन सी ऑल ऑफ यू, आई कैन हियर ऑल ऑफ यू, यस आई कैन, एंड डोंट वरी एट ऑल, मैं आप सबके साथ हूं। थैंक यू सैयद, गॉड ब्लेस यू। शिवम बेटा, एनिमल किंगडम तो जूलॉजी में होता है ना, हो ही जाएगा। रेणुका, बच्चे यू हैव जॉइंड लेट, मैं ये बता चुकी हूँ इस चैप्टर की वेटेज क्या है। ऑलराइट पीपल, वंस अगेन लेट्स शेयर द सेशन, लाइक द सेशन, सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज दिस चैनल इज द मोस्ट होलसम चैनल, सबसे ज्यादा नीट ओरिएंटेड, बेस्ट कंटेंट, कंटेंट एक्यूरेसी। सिर्फ मैं बुक में दिए गए कंटेंट को यहां पर पेस्ट करने की बात नहीं कर रही हूं। I am talking about NEET oriented content, accurate content, weighted content, वो आपको मिलता है आकाश बायजूस नीट चैनल पर। तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग हार्ड वर्किंग फैमिली एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो बेटा सेल हम पढ़ते क्यों हैं? सेल हम इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज इट इज द वेरी ब्रिक ऑफ दिस हाउस कॉल्ड एज द बॉडी। यस, तो जैसे एक एक ईंट से घर बनता है, उसी तरह सेल्स के मिलने से ये बॉडी बनती है। ऑर्गेनाइजेशन तो आप पढ़ते ही हो, है ना, एनिमल किंगडम में पढ़ते हो, प्लांट किंगडम में पढ़ते हो। इसका देखना थोड़ा सा, इट्स द टेम्परेचर नीड्स टू बी लोअर्ड। तो सेल ने मिलकर, अगर सेल आपस में नहीं मिलेंगे और टिश्यूज नहीं बनाएंगे, टिश्यूज आपस में नहीं मिलेंगे और ऑर्गन्स नहीं बनाएंगे, ऑर्गन्स नहीं मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम्स नहीं बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम्स नहीं बनेंगे मिलेंगे, तो ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। तो सेल इज द फंडामेंटल, नॉट ओनली स्ट्रक्चरल बट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल अपने फंक्शंस करता है तो वो चमक कर बाहर आते हैं एक टिश्यू के फंक्शन में। सेल एक ऐसी एंटाइटी है विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आपको लिविंग वर्ल्ड पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। पीपल हु आर ज्वाइनिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, इफ यू हैव मिस्ड द प्रीवियस चैप्टर्स, डू नॉट वरी एट ऑल, गो टू द वेरी सिस्टमैटिक प्लेलिस्ट ऑन आकाश बायजूस नीट चैनल। उस प्लेलिस्ट में आपको मेरे सारे लेक्चर्स, सारे चैप्टर्स जो अभी तक हुए हैं वो मिलेंगे। देखो, चैप्टर्स पिछले वाले मिस करके अगले चैप्टर में आना थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, 2x पर उसको देखकर आइए। तो लिविंग वर्ल्ड में मैंने आपको बताया कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इज अ डिफाइनिंग फीचर। कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग में फर्क होता है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हमें डिफाइन करता है, क्योंकि सेल्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का ये मतलब है, एक as an organism I'm digesting food, I'm respiring, there is excretion, there is circulation, ये हर एक फंक्शन, ये लाइफ प्रोसेसेस, ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एक सिंगल सेल में भी हो रहे हैं। owing to the division of labor amongst its various components, है ना, सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, उनमें ऐसे काम को डिवाइड कर दिया गया है कि देखो भाई, यहाँ होगी ऐसे डाइजेशन, ये होगी रेस्पिरेशन, ऐसे होगी एक्सक्रीशन। तो सेल इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जो इसकी हिस्ट्री है डिस्कवरी ऑफ सेल, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। 8th क्लास से तुम लोग ये पढ़ रहे हो आज भी। गुड न्यूज इज, इस चैप्टर में से आने वाला क्वेश्चन अधिकतर लोगों का गलत नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एबल टू स्कोर द 4 मार्क्स व्हेन क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस चैप्टर। तो वेटेज भी ज्यादा है, क्वेश्चन भी इजी है, टॉपिक भी इजी है, तो मजे वाली बात हो गई ना। सो दिस इज द ब्लेसिंग इन द इंटायर सिलेबस ऑफ बायोलॉजी, आई टेल यू। तो इसको प्लीज मिस मत करना, क्लास में जुड़े रहना। Now people, Robert
who was an Austrian monk. Why do I specify कि वो कौन थे? मंक्स ना उस टाइम पे 1600s में बहुत अंदर रहते थे, जेल टाइप सिचुएशन में रहते थे, बिकॉज दे हैड गिवन अप ऑन दी वर्ल्डली लाइफ, है ना. आजकल तो मंक्स आपको बाहर भी मिल जाते हैं. तो उन्होंने कहा कि मैं जो माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कर रहा हूं वो ऐसे खाली स्पेसेस हैं भाई, ऐसे खाली स्पेसेस हैं. सो ही कॉल्ड देम सेल्स, कि भाई हम मंक्स भी ऐसे बंद कमरों में रहते हैं, कॉल्ड एज सेल्स. लेकिन असलियत में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऋतुजा मोर, वेरी गुड डाउट. बेटा एक सच्चाई बताऊं, अगर मैंने मेंशन कर दिया है एनसीईआरटी में ईयर दिया हुआ है तो हाँ पूछेंगे. अगर एनसीईआरटी में, देखो जब तुम लोग मुझसे किसी इंफॉर्मेशन के बारे में पूछते हो कि ये आ सकता है या नहीं आ सकता है, मैं तुम्हें क्लास में ना आई ट्राई माई बेस्ट टू नॉट बर्डन यू विद एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. अगर आपके पास 1 साल 2 साल है, देन आई कैन give you some extra chewable information. अगर एनसीईआरटी में mentioned है 1665 तो yes it can be asked. Okay? हाँ, तो मैं जो कह रही थी, उन्होंने बोला कि भाई ये तो सेल्स हैं. असलियत में उन्होंने सेल, एक लिविंग सेल को नहीं देखा. ये सेल एम्प्टी क्यों था? इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट ही नहीं था, लिविंग कंपोनेंट ही नहीं था, डेड सेल था. और उन्होंने जो देखा that was not a cell. Precision of concepts, ma'am. Precision of the questions, है ना. What did he observe? He actually observed the cell wall. प्लीज इसको लिख लेना. मैं दोबारा कहूंगी, नीट की गेम, नीट की कहानी is how precisely you learn the concepts. It's not about the quantity of concepts. कि भाई मैंने तो सारे चैप्टर रट लिए, 3 बुक्स रट ली. कितनी बारीकी से याद किया है कॉन्सेप्ट्स को, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी चेक्ड ऑन द एग्जाम डे. तो व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? सेल वॉल. उन्होंने देखा कॉक सेल. अभी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मैम ने बताया है कि कॉक सेल्स आर डेड सेल्स, सुबराइज सेल्स, है ना. ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं, इसको अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं रॉबर्ट ब्राउन से. और क्योंकि कंफ्यूज करते हैं तो एग्जामिनर आपको यहाँ पर पकड़ता है, ट्रैप करता है, होंगे नहीं. हुक एंड ब्राउन, हुक एंड ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था ऑर्किड में, ऑर्किड रूट सेल में. उन्होंने कहा था कि मैंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया है. इसका ईयर पूछा नहीं गया है. ओके, द नेम ऑफ द पर्सन इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद हु फर्स्ट ऑब्जर्व द लिविंग सेल. इसमें बच्चे अंधाधुंध होकर हुक को मार्क कर देते हैं, बट इट इज एक्चुअली ल्यूवेन हुक. ये ना, ही वाज अ बिजनेसमैन who had the business of selling lenses, माइक्रोस्कोप के lenses. इनके पास लोग आते थे उस वक्त ना, अराउंड दिस टाइम जब सेल स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ था तो माइक्रोस्कोपी वाज आल्सो गेटिंग डिस्कवर्ड. मार्केट में ये इंस्ट्रूमेंट आ गया था जिसकी वजह से हम जो चीज एक्चुअली नेकेड आई से नहीं दिखती है वो हम देख सकते थे. तो इन्होंने जब एक लेंस को टेस्ट किया, इन्होंने कहा चलो बेचने से पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ. ही वॉज टेस्टिंग. इन्होंने अपनी घर के पास जो पॉन्ड थी वहां से पानी लिया और उसको ऑब्जर्व किया. ही एक्चुअली ऑब्जर्व द मोटाइल सेल्स, द लिविंग सेल्स. सो ही इज क्रेडिटेड फॉर फर्स्ट ऑब्जर्विंग और डिस्कवरिंग द लिविंग सेल. आर यू विद मी? उसके बाद सेल थियरी, फिर और पढ़ाई होती गई विद द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपी, क्योंकि अब आसान हो गया था कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर डिस्कवर करना, देखना, उसकी नेचर को पढ़ना, उसके कंपोनेंट्स को पढ़ना. तो स्किल्डन एंड श्वॉन, ये क्वेश्चन ऋतुजा ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आप लोगों के लिए. थोड़ा सा पेपर अगर मुश्किल करना है और मुझे मेहनती लोगों को फिल्टर आउट करना है तो यस, एज एन एग्जामिनर मैं डेट पूछूंगी. ये कहानी मेजरली 1800s की है ना. 1800 में स्किल्डन एक बॉटनिस्ट थे. आई थिंक ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट, है ना. तो वो सिर्फ प्लांट सेल्स को देख रहे थे, लेके आते थे प्लांट सेल्स, प्लांट टिश्यूज और ऑब्जर्व करते थे. उन्होंने कहा मैं जो भी टिश्यू लेकर आ रहा हूँ बॉडी के किसी भी पार्ट से, है ना भाई, मेजर जो बेसिक कॉम्पोजिशन है वो सेल है. तो प्लांट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बेसिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. उधर से एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे कॉल्ड एज श्वॉन. स्किल्डन एंड श्वॉन को हमेशा साथ में बोला जाता है. इन्होंने उसी टाइम, ये जूलॉजिस्ट थे, ही वाज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. इन्होंने ऑब्जर्व किए एनिमल सेल्स और उन्होंने कहा भाई बात तो ये सही है. तो एक दूसरे से मिले और इन्होंने कहा यार हमारी ऑब्जर्वेशन सेम है. तो इनकी ऑब्जर्वेशंस को क्यूमुलेटिव तरीके से प्रेजेंट किया गया दुनिया को एज सेल थियरी.
ओके तो क्वेश्चन इसमें से क्या आता है, मैम आप कहानी तो बता रहे हो, अगर सवाल आ जाए हु गेव सेल थियरी, हु प्रपोज सेल थियरी, तो भाई हमारा जवाब है स्किल्डन एंड श्वान। इसमें भी बच्चे गलती करके आते हैं। लेकिन कुछ साल बाद 1855 में रुडोल्फ वर्चो एक फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, और बेचारे कैंसर सेल्स और डिजीज सेल्स, नॉट कैंसर सेल्स एग्जैक्टली, डिजीजेस को पढ़ रहे थे, डिजीज सेल्स को, और इन्होंने कहा कि नए सेल्स हो ना हो पुराने सेल्स से आते हैं। इनफैक्ट आप अगर देखो, लाइफ इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हाउ? अभी क्लास 12th में मैं रिप्रोडक्शन का चैप्टर ले रही हूँ, कुछ लोग मेरे से ईयर लॉन्ग क्लास 12th MBBS मिशन सीरीज में भी जुड़े हैं। उसमें आई एम टीचिंग यू द वेरी बेसिक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। तो रिप्रोडक्शन कैसे होती है भाई? जाइगोट इज द सिंगल सेल। हर किसी की जिंदगी एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है ना। तो ही सेड भाई एक बात पक्की है, ओमनी सेल्यूले सेल्यूला, उनकी जो अपनी भाषा थी, दिस इज अ वेरी पॉपुलर फ्रेज which means that new cells arise from the pre-existing cells। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को जब जोड़ा गया तो बात आई मॉडर्न सेल थियरी। ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मॉडर्न हो तो रुडोल्फ वर्चो, सिंपल सेल थियरी जो प्रिमिटिव सेल थियरी थी वो स्किल्डन एंड श्वान, दोनों की मेहनत के बाद पता लगी। अब सेल्स दुनिया में दो तरह के ब्रॉडली क्लासिफाई अगर मैं करूं, बेस्ड ऑन द, इसकी जो मेजर जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट, है ना। तो जो प्रिमिटिव सेल थे, आप जो मोनेरा में पढ़ते हो, दैट इज योर प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोटिस्टा ऑनवर्ड्स आपके जो डाइटम्स वगैरह वो आ जाते हैं आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स विदाउट द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरी ऑन इज न्यूक्लियस। ये शब्द तो इस वक्त सबको पता होंगे। यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड बंच ऑफ किड्स, आप लोग बहुत अनुभवी बच्चे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, 11th-12th पढ़ चुके हैं। यूकैरियोटिक सेल, अगर इसको तोड़ना है, यू इज ट्रू, मैंने बायो में बताया यू का मतलब होता है भाई ट्रू, ट्रू ट्रू, सच्चाई। कैरी ऑन न्यूक्लियस, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मैं देख सकती हूं। अब प्रोकैरियोटिक सेल के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीपल हु आर राइटिंग विद मैम, हु आर एसोसिएटेड विद मैम, है ना, हु आर इन ट्यून विद द मैम, भाई क्वेश्चंस कम फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। थोड़ा बहुत, आई थिंक थोड़ा बहुत नहीं, सारा ही मैंने मोनेरा पढ़ाते हुए आपको सिखा दिया था, है ना। तो दोबारा से रिवाइज करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस की जगह एक ऐसा एरिया है सेल के अंदर जहां पे डीएनए कॉइल्ड फॉर्म में, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए कॉइल्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है ना। और उस रीजन को बोल देते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर और द फॉल्स न्यूक्लियस। ठीक है, तो मेरे पास न्यूक्लियर एनवेलप या कुछ भी नहीं है, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है। दूसरी बात, इसके पास अच्छी खासी एनवेलप होती है, सेल एनवेलप, जिसमें आ जाती है ग्लाइकोकैलिक्स, जो आपको यहाँ पे कैप्सूल दिख रहा है, उसके अंदर सेल वॉल आती है। तो इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स, अभी थोड़ी देर में और बताऊंगी। उसके बाद आ जाती है सेल वॉल। सेल वॉल थ्री प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के पास, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। साइटोप्लाज्म इज द मेन arena or the main site of every life process required for the cell to stay in the living state। अब very important question कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो यूनिवर्सल इन नेचर होता है। When I said there is no membrane bound organelle, यानी कि इनके पास राइबोसोम्स तो रहेंगे, because ribosomes are membraneless organelles। Question, write it somewhere। राइबोसोम्स कौन से होंगे? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होंगे, which are 70S। 70S, S is the sedimentation coefficient of Swedberg unit। Okay, 70S is the organelle or prokaryotic ribosome। और ज्यादा अच्छे से बताऊंगी व्हेन आई टॉक अबाउट राइबोसोम्स। फिर कुछ बैक्टीरिया में, ये मैंने मोनेरा वाली क्लास में बताया था, सुपर पावर की फॉर्म में कुछ बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ओके, दिस इज इंपार्टिंग स्पेशल पावर्स टू द बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और फर्टिलिटी, सेक्स प्लाज्मिड्स इनको
बोला जाता है, फर्टिलिटी फैक्टर F पॉजिटिव F नेगेटिव, जो आप कॉन्जुगेशन में पढ़ते हो। इज दैट क्लियर? तो ये आपका फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, दिस इज आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, दिस इज नॉट द मेन, दिस इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लियोइड। उसके बाद सेल एनवेलप के 3 कंपोनेंट्स हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स एज द नेम सजेस्ट मेनली शुगर्स की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अगर ये ढीली ढाली है, स्लाइमी है, म्यूसिलेज जैसी है, तो इसको बोल देते हैं स्लाइम लेयर, ओके। और अगर ये टफ है तो ये हो जाता है कैप्सूल। इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम other organisms और help them to attach to the host cell, जिसको भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना है, called as the substratum। उसके बाद सेल वॉल से क्वेश्चन आता है। सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल वॉल इन द सेंस कि ये मेनली बनी होती है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस शुगर। बहुत तरह के ओके पीपल, आई एम बैक। कुछ तारों का हो गया था बीच में, आई एम बैक, है ना। सो वी आर रनिंग थ्रू वायर्स हियर, मीटिंग यू थ्रू वायर्स। तो मैं जैसा कह रही थी, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ, देन आई विल कम टू द चैट बॉक्स। लिखते रहो, लिखते रहो भाई। प्रोटीन और शुगर से बनी होती है सेल वॉल। इसमें ना बहुत तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। मेजरली टिकोइक एसिड था, जिसकी वजह से दोबारा क्लासिफिकेशन आई ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, थोड़ी देर में बताती हूँ। शुगर की अगर मैं बात करूं तो नैग एंड नैम इज अ पॉपुलर क्वेश्चन। जब मैंने एग्जाम दिया था ना, तब भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता था, नैग एंड नैम। सो नैग इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, या बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ते हो, मोनेरा में भी पढ़ते हो। नैम इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ओके। सेल वॉल की वजह से बेचारे बैक्टीरिया को कुछ शेप, कुछ स्ट्रक्चर मिलता है, बैसिलस, कोकस, वी आर लाइव ना, हाँ ओके, ऑल राइट। अच्छा, ये ना हमने क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, क्रिश्चियन ग्राम, ओके। एंड उन्होंने एक टेक्निक को डिस्कवर किया। उन्होंने कहा देखो, मुझे पूरा सस्पिशन है कि हर बैक्टीरिया की कॉम्पोजिशन सेम नहीं है, ओके। एंड ही टुक द हेल्प ऑफ द ग्राम स्टेन और द क्रिस्टल वायलेट स्टेन। क्रिस्टल वायलेट स्टेन, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, काफी इजी क्वेश्चन आता है। ध्यान से देख लो, आपको एक चार्ट फॉर्म में बता दिया गया है, राइट। ये क्रिस्टल वायलेट स्टेन से कुछ बैक्टीरिया को जब ट्रीट किया, है ना, फिक्सिंग विक्सिंग करी उसकी, आयोडीन 5% आयोडीन, उसके बाद सारा प्रोसेस करने के बाद, टेक्निक आपको याद नहीं रखनी है, वॉशिंग विद वाटर एंड फाइनली विद एसीटोन और अल्कोहल, तो कुछ बैक्टीरिया थे which retained the violet color of the gram stain. They were called as gram positive bacteria. Why they were able to do so? In contrast to the other group of bacteria which are gram negative. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जब हमने अल्कोहल या एसीटोन से धोया, ट्रीट किया, तो उनका क्रिस्टल वायलेट कलर निकल गया। भाई क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा था, और वो भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन ट्रिकोइक एसिड ऐसा अमीनो एसिड था विच कुड ट्रैप द क्रिस्टल वायलेट स्टेन। With me. On the other hand, gram negative bacteria had more lipid. तो लिपिड तो क्या ही, लिपिड तो धुल ही जाएगा ना। एसीटोन और अल्कोहल की ट्रीटमेंट के बाद लिपिड विल गिव अवे द स्टेन, सो दे कुड नॉट रिटेन द स्टेन। और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वाज अ मेजर डिस्कवरी, क्योंकि फिर हमने ऐसी एंटीबायोटिक्स बनाई। आप मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर में फार्मेकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसमें आप एंटीबायोटिक्स के बारे में पूरा 1 साल पढ़ोगे कि कैसे ग्राम पॉजिटिव की अलग एंटीबायोटिक थी, देयर इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम, देयर इज ग्राम नेगेटिव। तो ये उस तरह से दिस वाज अ वेरी वेरी लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट काइंड ऑफ अ डिस्कवरी। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन पर आ जाते हैं। भाई सेल मेम्ब्रेन हमारे जैसी है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, बहुत ही बधाई की बात है। पता लगा यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट हो जाता तो वो भी याद रखना पड़ता। जहां पर डिफरेंस क्रिएट हुआ, यानी कि सेल वॉल के स्ट्रक्चर में, उससे सवाल आएगा।
कांट से दिस इनफ, है ना। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। अभी हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ देर में करेंगे यूकैरियोटिक सेल में, तब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा दूंगी। इज दैट क्लियर? नाउ बैक्टीरिया में अगर मैं एनवेलप के अंदर साइटोप्लाज्म में जाऊं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, देयर इज नो मशीनरी, देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और काम बेचारे को सारे वही करने जो मेरा भी सेल कर रहा है। तो कुछ मॉडिफिकेशंस हुई बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, द स्ट्रक्चर विच इज performing the function of mitochondria in a prokaryotic cell are mesosomes. This is the most popular question. अच्छा, ये जो सेल स्ट्रक्चर का चैप्टर है और सेल डिवीजन का चैप्टर है ना, मैंने ऐसा देखा है, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो मेरे जमाने में क्वेश्चंस आते थे, अभी अभी का रीसेंट का ही जमाना, रीसेंट जमाना, वही के वही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यू कैन क्विकली गो थ्रू द प्रीवियस ईयर 10-15 years and you will see the kind of questions that are asked from this chapter. For example, the question of mesosome. भाई हुआ क्या, सेल मेम्ब्रेन में इनवैजिनेशन मैंने आपको एक क्लास में बताया था, उसका मतलब होता है अंदर की तरफ, सेल की तरफ इंटरसेल्युलर फोल्डिंग इज इनवैजिनेशन। ये इनवैजिनेशन वेसिकल की फॉर्म में भी हो सकती है, ये ट्यूब की फॉर्म में भी हो सकती है, ट्यूबुला, या ये फिंगर लाइक भी हो सकती है, लेमेला। आर वी गुड? इस तरह के वर्ड्स अगर एनसीईआरटी में लिखे हैं तो डरना नहीं है, आप इसको रटना शुरू कर देते हो, ये बात मुझे पता है। ओके, सो ये वेसिकल बनेगी, ट्यूबुलर बनेगी, लैमेलर बनेगी। इसका काम, मेजर फंक्शन है to perform the function of mitochondria, which is respiration. उसके अलावा it is increasing the surface area of plasma membrane. It is increasing the surface area of plasma membrane. It will help the bacteria in division, in cell division, in formation of glycocalyx. It can be secretory. It can take part in reproduction. तो बेचारी को ये पता है, मीजोसोम को इस स्ट्रक्चर को पता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता है कि भाई जो भी है, I have to help the cell. These are very very important structure. उसके बाद जो बैक्टीरिया, जो सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, मैं साइनोबैक्टीरिया की भी बात करूंगी, those protistans which photosynthesize, जो फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेते हैं, उनके पास जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं भाई, उनके पास जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, कोई भी पिगमेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म, दे विल बी प्रेजेंट इन सर्टेन मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज क्रोमैटोफोर्स। ये ऐसे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिनमें वो पिगमेंट भर के बेचारा बैक्टीरिया रख लेगा, फाउंड इन बैक्टीरिया विच टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। उसके बाद क्वेश्चन पूछा उसने, व्हाट आर द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इन बैक्टीरिया इन प्रोटिस्टेंस? आंसर होगा फ्लैजेला। यहां पर जो बच्चे गलती करते हैं वो गलती ये है कि दे मार्क पिलाई, पाइलाई, पाइलस एंड फिम्ब्रे ऑल्सो एज द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, जो कि बेहद गलत बात है। बैक्टीरिया के पास लोकोमोशन के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। कितने बैक्टीरिया हैं जो इमोटाइल भी रह जाते हैं? सीलिया इज एब्सेंट। सीलिया आपका प्रोटिस्टा से स्टार्ट होता है, ओके, सीलिया स्टार्ट फ्रॉम दी प्रोटिस्टेंस। यहां पर सिर्फ फ्लैजेला है, 1 2 3 इस तरह के फ्लैजेला है जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट भी नहीं करते। जो फ्लैजेला प्रोटिस्टा में, जो बैक्टीरिया में मिलेगा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्लैजेला फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। इसके फ्लैजेला में 3 पार्ट्स होते हैं, ये क्वेश्चन मेरे टाइम से आ रहा है, कॉल्ड एज द बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, है ना। फिलामेंट तो वो लहराता हुआ स्ट्रक्चर है ना, विप लाइक स्ट्रक्चर, और बेसल बॉडी वो स्ट्रक्चर है, ये रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रख लेना कि बेसल बॉडी वो पोर्शन है जो सेल एनवेलप में एम्बेडेड है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो अभी पड़ी ग्लाइकोकैलिक्स, उसमें अपना बेसल बॉडी जाकर एम्बेड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सो दैट यू नो कनेक्शन हैपेंस विद द बैक्टीरियल सेल। उसके बाद आपकी हुक होगी और उसके बाद आपका फिलामेंट होगा, मेड अप ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन फ्लैजेलिन। फ्लैजेलिन कैसा प्रोटीन है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। पीपल शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन। ये आज का सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइलस और फिम्ब्रे, फिम्ब्रे इज लाइक वेरी स्मॉल bristle like structure present on the body of bacteria, not all bacteria. Pilus also not all bacteria, ये भी बहुत छोटे छोटे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं।
पाइलस का काम दोनों का ही काम अटैचमेंट से है, होस्ट सेल से अटैच करना है या किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच करना है. दीज टू विल हेल्प. पाइलस का एक और फंक्शन होता है, मैंने आपको मोनेरा में ये पढ़ाया था. गो एंड वॉच दैट क्लास. पीपल who are meeting me here now and they have not watched the class on Monera. Sex pilus. मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया ने कोशिश करी कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा करने की, दैट इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, करने की कोशिश करी, कॉन्जुगेशन. इसमें आपका प्लाज्मिड F पॉजिटिव F नेगेटिव वाली स्टोरी जो मैंने बताई थी. तो उस टाइम पे जो F पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर होता है, वो सेक्स पाइलस एक कनेक्शन बनाता है विद द रिसिपिएंट और द F नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना. सो दैट कनेक्शन इज फॉर्म्ड बाय द पाइलस कॉल्ड एज द सेक्स पाइलस. ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, पाइलस हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन. अब आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल की तरफ. लेट्स सी द चैट बॉक्स, है ना. तो ये है हमारा यूकैरियोटिक सेल जिसके पास अच्छी खासी मशीनरी है ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. ऑल गुड पीपल, सब ठीक है. चलें आगे. बेटा कृति, आप अपना सुंदर सा नाम लिख लो, है ना. राइट सेंसिबल नेम्स इन द चैट बॉक्स so that I can take your name and you feel connected with me. ऐसे वैसे नाम लिखोगे तो I won't be able to spell out. शिवम बेटा, इस चैप्टर में से आई थिंक मैं ये 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ, 5 या 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं. Guys, I'm very happy that you're understanding the class. काफी हेल्पफुल है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन मिल रहे हैं. जरूरी नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा बात कर पाऊं बिकॉज आज हमारे पास चैप्टर की वेटेज काफी ज्यादा है एंड आई वांट टू गिव यू एज मेनी क्वेश्चंस एज आई कैन इन दिस सेशन. तो आप इस सेशन को शेयर कीजिए, स्प्रेड द सेशन सो दैट यू हैव योर फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीबडी हियर बेनिफिटिंग फ्रॉम द सेशन. कूल पीपल. ऑलराइट, अब यूकैरियोटिक सेल की तरफ बात करते हैं. यूकैरियोटिक सेल मेजरली 2 तरह से होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल. भाई ये भी 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है. मुझे नहीं लगता आप जैसे एक्सपीरियंस बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि मेजरली प्लांट सेल और एनिमल सेल में ना डिफरेंस आया था. जिसने भी पहली बार डिफरेंस देखा था उसने देखा था कि भाई इनके पास सेल वॉल है और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है. ओके, तो यहाँ पर इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया. फिर आया क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड विच इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ प्लांट सेल्स, है ना. क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं. उसके अलावा व्हाट एल्स विल बी देयर? एवरीथिंग एल्स. हाँ, वैक्यूल. वैक्यूल प्लांट सेल्स में काफी मेजर 90% of the space, intercellular space is covered by vacuoles. The storage bodies, very important storage bodies in the plant cell. अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो डिफरेंसेस पता होने जरूरी हैं कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नोप, वैक्यूल नोप, बट सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट जो इनकी सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. राइट, सो सेंट्रियोल्स आर अ फीचर ऑफ ओनली एनिमल सेल्स. बाकी सब कुछ काफी सिमिलर है. तो पढ़ते हैं कि यूकैरियोटिक सेल की मशीनरी कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं. लेकिन हम सबसे पहले एनवेलप की बात करेंगे. सेल मेम्ब्रेन इज अ यूनिवर्सल एनवेलप. क्या ये बात सही है? अभी अभी बैक्टीरिया पढ़ा है, बैक्टीरिया में भी सेल मेम्ब्रेन है. यानी कि जब लाइफ बनी तो सेल मेम्ब्रेन तो वही थी. सेल वॉल एनिमल सेल में हट गई है, वो सिर्फ प्लांट सेल में है. तो सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं. इट इज अ यूनिवर्सल बायो मेम्ब्रेन. इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ये सेलेक्ट करती है सब्सटेंसेस को, व्हाट कैन कम इनसाइड द सेल, व्हाट विल गो आउटसाइड द सेल. सेल मेम्ब्रेन का जो एक स्ट्रक्चर एक्सेप्टेड मॉडल है 1972 का, जिसके लिए सिंगर एंड निकोलसन को नोबेल प्राइज मिला था, कहाँ गया वो पॉइंट? यस, ये क्वेश्चन आ जाता है, इसमें ईयर भी आ जाता है. ओके, 1972 सिंगर निकोलसन फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लूइड? फ्लूइड मतलब सॉर्ट ऑफ लिक्विड नेचर है.
ओके मैंने सॉर्ट ऑफ क्यों बोला? बिकॉज दे आर क्वाजी फ्लूइड इन नेचर. क्वाजी मतलब ना सॉलिड ना लिक्विड. विस्कस, वेरी थिक विस्कस नेचर ऑफ लिक्विड लिपिड्स रहती है. ओके और मोज़ैक का मतलब होता है, मोज़ैक का मतलब होता है भूलभुलैया. ओके नॉट अ फिक्स्ड पोजिशन, नॉट अ डेफिनेट पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स, पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स. इसका एक पॉपुलर जो कोट है सिंगर एंड निकोलसन मॉडल का, वो है प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स. ये क्वेश्चन भी आ जाता है, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन सी ऑफ लिपिड्स. दैट इज नथिंग बट अ sort of a poetic representation of सिंगर एंड निकोलसन्स मॉडल. अब थोड़ी सी काम की बात करते हैं. बायोमोलिक्यूल जो इसमें प्रेजेंट है, आपको लिपिड्स मिलेंगे मेनली फॉस्फोलिपिड्स. ओके मेनली फॉस्फोलिपिड्स, और कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे ओलिगोसैकेराइड्स. ओलिगोसैकेराइड्स. व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट? ओके व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट? आपको इसमें मेजरली प्रोटीन्स मिलेंगे. Alright, around 80% of the component of this biomembrane are proteins. There are two types of proteins. उनमें भी जो major proteins हैं, those are the integral proteins, also called as transmembrane proteins. Transmembrane protein. यानी कि ये ऊपर वाली phospholipid layer और नीचे वाली phospholipid layer के through and through pass कर जाते हैं. यानी कि substances which want to pass through the membrane, they can be carried through the integral proteins, the major component. फिर कुछ प्रोटीन surface पे रहते हैं, called as the peripheral protein. Phospholipid bilayer is a very important feature. Now, talking about this phospholipid, a very important question that comes is, they are amphipathic molecules. What is an amphipathic molecule? यानी कि यहाँ पर दो तरह की polarity है. They have the hydrophilic heads and the hydrophobic tails. They have the, ये आप सब पढ़ते हो इसमें biomolecules में. They have the hydrophilic heads and the hydrophobic tails. Is that clear, people? So this is the amphipathic nature of phospholipids. Alright, और इसके अलावा remember the nature, quasi fluid nature. Owing to this fluid nature ना, proteins can turn sideways. Proteins की कोई definite position नहीं होती, वो ऐसे float करते रहते हैं. They have the freedom of moving laterally in the membrane, and this is very important for the cell transport. Okay, owing to the, what is the benefit of this semi-fluid nature of the lipid? Is it clear, people? उसके बाद membrane, through the cell membrane बहुत ज़्यादा transport हो रहा है, वो भी selectively permeable है, right? तो दो तरह का transport होता है, passive and active. Passive transport is from along the concentration gradient, which is higher concentration to lower concentration. No energy is required. Example is simple diffusion, है ना? सही बात है. या osmosis, अगर हम solvent की बात करें. अब कभी कभी सेल में आप पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल प्लांट फिजियोलॉजी में आपको केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ाया जाता है, या इन केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस वी रिक्वायर द हाइड्रोजन पंप्स एज वेल. तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में जो हाइड्रोजन पंप्स हैं वो किस लिए हैं? फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. व्हेनेवर वी वांट सर्टेन आयंस टू मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो सेल मेम्ब्रेन में पंप्स लगे हुए हैं. कॉमन पंप्स आर द पोटेशियम एंड द सोडियम पंप्स थ्रू विच with the help of ATP energy transport will happen. उसके अलावा ना we can talk about the cell to cell connection, है ना? For example plasmodesmata. और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? थ्रू द लिविंग कनेक्शन और द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन called as plasmodesmata. यानी कि cytoplasm of one cell is connected to the cytoplasm of another cell. उसके बाद आ जाते हैं डेड कॉम्पोनेंट. सेल वॉल विच इज अ फीचर ऑफ प्लांट सेल एंड इवन द प्रोटिस्टेंस. इट इज डेड इन नेचर, राइट?
इट इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन लेयर्स. जब भी सेल वॉल बनती है तो outer most layer which is formed is the middle lamella. Okay, it is the middle lamella. There you go. The rigidity of the cell wall इतनी ज़्यादा rigid क्यों है? Owing to very very hard substances called calcium and magnesium pectates. Middle lamella is also the cementing layer between the cell. दो cells के बीच में जो cement जैसा substance है, अब cement is so rigid, right? That is middle lamella and it is made up of calcium and magnesium pectate. This is a question. Middle lamella से जब अंदर गए तो cell wall को भी expand होने की जरूरत है. मान लिया it is providing shape to the cell, it is providing rigidity and strength to the cell. But अगर मान लो plant cell में turgor changes हो गए, एकदम से पानी आ गया, the cell is turgid या cell is flaccid, तो सेल विल बर्स्ट ओपन ना. एकदम से पानी आ गया तो टर्गर प्रेशर से सेल विल बर्स्ट. सो वी नीड सम अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दैट इज प्रेजेंट इन द प्राइमरी प्लांट सेल वॉल. ये तो सारे सेल्स में होगी, ये तो सारे सेल्स में होगी प्राइमरी प्लांट सेल वॉल. इससे क्वेश्चन आता है, दिस इज द लेयर ऑफ द सेल वॉल विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटेंशन. इज दैट क्लियर? उसके बाद अगर मैं मेच्योर सेल्स की बात करूं, कौन से मेच्योर सेल्स हैं? अभी अभी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा है. ट्रेकीड्स, वेसल्स, ऐसे बड़े सेल्स जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनमें सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी. सेकेंडरी सेल वॉल इज द वॉल, क्वेश्चन, इन विच डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस विल हैपन. अगर सेल को डिपॉजिट करना है, आपको पता है प्लांट सेल में डिपॉजिशन का कितना गेम है. लिग्निन, सुबेरिन, कोई भी वेस्ट सब्सटेंस है, वो सारी डिपोजिशन आकर हमारी सेकेंडरी सेल वॉल में होगी एंड इट इज मल्टीलेयर्ड. इट इज मल्टीलेयर्ड. ठीक है, तो S1, S2, S3 दिस इज अ फीचर ऑफ सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट इन मेच्योर सेल्स ओनली. इज दैट क्लियर पीपल? उसके बाद हम आ जाएंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में. We are done with the envelope, cell wall and cell membrane. Now we are going to study the endomembrane system of the cell. What do you understand by endomembrane system of the cell? Membrane के अंदर there is a whole system of organelles which are working together as a unit, and that unit is called as endomembrane system. ये एक दूसरे के बिना काम नहीं करेंगे. It's a teamwork. That teamwork, people, consists of number 1 ER, number 2 Golgi, number 3 lysosomes, okay, and number 4 is your vacuole, if I talk about the plant cell as well. तो ये जितने भी metabolic processes हो रहे हैं to keep the cell living, it is happening as a result of coordinated activity of these 4 components of endomembrane system. Is this clear? ER, very very potential organelle for your question. क्या question आता है? ER is nothing but a network of membrane. Membrane ने ही अपने आप को fold कर लिया है in 3 forms. One is the flattened form. This is called as the cisternae, जो स्टैक्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होगी. देन देयर इज ट्यूबुलर फॉर्म. ट्यूब फॉर्म में अगर मेम्ब्रेन अपने आप को बनाएगी तो वो ट्यूबुलर फॉर्म है. एंड द थर्ड इज वेसिकल फॉर्म. इन तीनों से मिलकर बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ भी दिमाग में ना आए एग्जाम में तो मेरे शब्द याद रखना, इट इज द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. इट इज द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. ये वो फैक्ट्री है जो सेल के लिए रॉ मटेरियल्स बनाएगी. what can be the major raw material for a living cell? Carbohydrates, proteins and fats. मान लो ये ऐसी फैक्ट्री है जो सिर्फ कॉटन बनाती है. इट मैन्युफैक्चर्स कॉटन. उसके बाद वो कॉटन डिफरेंट इंडस्ट्रीज में चली जाती है कि यहाँ पर कपड़े बनेंगे, यहाँ पर कर्टन्स बनेंगे. दिस इंडस्ट्री विल मेक बेडशीट्स. Okay, so this is just the raw material. It is not forming the processed molecules. Is that clear? Now we found that there are 2
sections of the ER. One of the section which is in continuation with the outer membrane of nucleus. ये जो लाइन मैंने अभी बोली है ना, this is a previous year question of true and false statement. Which of the following is a correct statement regarding the endoplasmic reticulum in the cell? Okay, so RER आपको हमेशा न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन की कंटिन्यूएशन में मिलेगी. क्यों? क्योंकि RER के पास very important organelles, very important entities called ribosomes are present on the surface of cisternae. राइबोसोम्स ने कहा कि हम जगह लेंगे सिस्टर्ने के ऊपर. तो इसी में से क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ RER? Are they tubules? Are they cisternae? Are they vesicles? Please mark it. Cisternae. Cisternae. अब माइक्रोस्कोप के नीचे, owing to the presence of very small ribosomes, okay, इन ribosomes की presence की वजह से this portion of ER looks rough in appearance. है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो हमने इसको बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब राइबोसोम्स तो है प्रोटीन फैक्ट्रीज, उनका तो जन्म हुआ है प्रोटीन बनाने के लिए. तो RER कौन सा रॉ मटेरियल बना के देगा सेल को? प्रोटीन. जहां जहां भी प्रोटीन की जरूरत है वहां पे RER आ जाएगा. अब हमारे पास दूसरा पोर्शन ER का जहां पे मेजरली आपको ट्यूब्यूल्स दिखेंगे, दैट इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये मेजरली हमें बना के देगा लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स. अब सोच के देखो कि सेल को कभी भी किसी भी फंक्शन के लिए, तुम लोग काफी एक्सपीरियंस्ड हो. आई कीप सेइंग दैट यू हैव टू रिलेट द कॉन्सेप्ट व्हेन यू हैव डन द सिलेबस, व्हेन योर बेसिक्स आर इंटैक्ट. तो उस वक्त आपको, मैं हमेशा बोलती हूँ, ह्यूज नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट्स बनाना है. ओके फाइन, आई विल नॉट यूज द रेड कलर, रेहान. ओके, हाँ, तो मैं जैसे बोल रही थी कि हम ना प्योरली लिपिड्स, प्योरली कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे नहीं यूज करते हैं इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस. चाहे रेस्पिरेशन की बात करो, फोटोसिंथेसिस की बात करो, राइट. तो हमें एक कॉम्बिनेशन चाहिए. अब ये जो स्मार्टनेस है कि कैसे मैं लिपिड्स और प्रोटीन्स को मिलाकर एक मॉलिक्यूल बनाऊं, ओके, you have to make the chemical bonds, you have to break the chemical bonds. This is called as the processing. This is called as the processing of molecules or biomolecules to be precise, so that I can combine the lipids and proteins and form lipoprotein. Makes sense to us? Or somewhere in the cell there is a message I got कि यार मुझे glycolipids चाहिए, a combination of sugars and fats. So now I need to be smart to process the raw materials made by the ER and make a molecule, glycolipids. This processing and sending the required molecule, biomolecule, to the site where it is needed is done by Golgi complex. Golgi complex is associated with ER. वो ER को बोलता है तू सामान दे, raw material दे, बाकी मैं देख लूंगा. So Golgi is not the manufacturing unit. Golgi कुछ नहीं बनाएगा. Golgi is the processing unit. अगर एग्जाम में दुख आए, ब्लैकआउट हो गया, कुछ याद नहीं आ रहा, मेरे ये शब्द याद रख लेना, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग. अब ये प्रोसेस करेगा. और ब्यूटीफुल बात ये है कि इसका स्ट्रक्चर काफी मिलता जुलता है ER से. इसके पास भी सिस्टर्ने हैं, इसके पास भी ट्यूब्यूल्स हैं, इसके पास भी वेसिकल्स हैं. इज दैट क्लियर पीपल? अब इसके जो सिस्टर्ने हैं वो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं. दिस यूज्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं बैठी थी एग्जाम में. दैट इज दे कन्वर्ज, सॉर्ट ऑफ कन्वर्ज एज दे गो डाउन. तो यहां पर ये नैरो हो जाएंगे. ऑल्सो यहां पर हम देखते हैं सिस्टर्ने अटेन अ कॉन्वेक्स एंड द कॉनकेव स्ट्रक्चर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं. ओके, इसको हम देखते हैं. सी, इट लाइज क्लोज टू ER. इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी. साइंटिस्ट का नाम इधर इजी है तो आपको बता दिया है, ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है. इज दिस क्लियर? पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, सेक्रीशन.
ठीक है, तो ये वो बॉन्ड्स को तोड़ने और बनाने का काम कर रहा है। अब सिस फेस और ट्रांस फेस क्या होते हैं गोल्जाई में? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुन लो। जब भी कंफ्यूजन हो, जब भी ऐसा दुख आए कि दो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं और मुझे याद नहीं हो रहा है, तो आप एक को याद कीजिए। अब तुम्हारा एग्जाम कुछ दिनों में है, अगर क्वेश्चन आ जाता है याद रखना, सी से सिस और सी से कॉन्वेक्स, खत्म बात। दूसरे को अपने दिमाग में ऑपोजिट वहीं पे कर लेना जब क्वेश्चन आएगा। अब सिस फेस वो फेस है जो ईआर की वेट कर रहा है। ईआर ने जो भी बनाया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वो रॉ मटेरियल वेसिकल से बनके सिस फेस पर या कॉन्वेक्स फेस पर आता है। कॉन्वेक्स सिस, इसको बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फॉर्मिंग फेस, इट इज द रिसीविंग फेस विच विल रिसीव द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द ईआर। बात हो गई खत्म, और यहीं से आ जाता है 4 नंबर का क्वेश्चन। इसी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। One notch is fine. Let's see the chat box. उसी का ही ऑपोजिट। अब क्या करोगे? तुमने ये तो याद किया नहीं, मेहनत कम काम ज्यादा। ट्रांस फेस सब बनाकर प्रोसेसिंग करके अपनी दिमाग लगाकर गोल्जाई ने जो काम किया, अब उसको साइट पर भेजना है, तो वो होगा ट्रांस फेस से, विच इज द कॉनकेव फेस। कॉनकेव, ये क्वेश्चन बहुत आता है, विच फेस faces the cytoplasm, is towards the cytoplasm of the cell। तो यानी कि अब बाय बाय कहने का टाइम है। वॉट एवर उसने ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाए, ग्लाइकोलिपिड्स बनाए और मेच्योरिंग फेस से भेज दिए। सौरभ फैन कम कर दो। इज दिस क्लियर पीपल? जूही ये नहीं करना है यार, सिस्टरने की डायमेंशंस नहीं पूछेगा आपसे, 0.5 to 1 माइक्रोन्स। कीप इट सिंपल, है ना? टुवर्ड्स द एंड डेज जूही, कीप इट सिंपल एंड ओरिएंटेड, बी वेरी वेरी फोकस्ड इन योर प्रिपरेशन। सब लोग ठीक है? डिड यू शेयर द सेशन? डिड यू लाइक द सेशन? और सब्सक्राइब तो सब कर ही चुके होंगे। ऑलराइट पीपल, उसके बाद ध्यान रखो, व्हाट डिड आई टेल यू अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, लाइसोसोम्स। ओके, सेल में अच्छी बात है कि रॉ मटेरियल्स बन रहे हैं, प्रोसेस्ड मॉलिक्यूल्स गोल्जाई बना रहा है, बट सेल में अगर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, इफ द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन इनसाइड द सेल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे। मेक सेंस टू अस? रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जैसे हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं रिमूव होंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, वैसे ही सेल में भी इंपॉर्टेंट है। सेल इटसेल्फ इज अ माइक्रो रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ अ बॉडी फंक्शंस। तो अब आता है लाइसोसोम। एक्चुअली ईआर ने क्या किया, ध्यान से सुनना ये बात। ईआर ने बोला कि देख, इन सब मॉलिक्यूल्स के ही साथ मैं कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स ही तो होते हैं। मैं कुछ एसिडिक, हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक मतलब डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स भेज रहा हूं। गोल्जाई को बोला मैं कुछ एंजाइम्स भेज रहा हूं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, देख लेना। गोल्जाई ने इनको पैक किया वेसिकल्स में और वो बन गए लाइसोसोम्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, GERL system, together Golgi and ER together form the lysosomes। Lysosomes को suicidal bags बोलना is not a precise concept, छोटे बच्चों वाली बात है, not like medical students। जब गोल्जाई ने पिंच ऑफ किए वेसिकल्स, तब हमारे एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन एन इनएक्टिव स्टेट। इज दैट क्लियर? दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम्स विच विल नॉट डू एनीथिंग। ये अभी बेबी लाइसोसोम्स है, फ्रेशली मेड लाइसोसोम्स है, एंड द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर इनएक्टिव।
अब सेल में बना वेस्ट प्रोडक्ट, सेल में कुछ ऐसा आया जो रिमूव करना जरूरी है, तो फिर ये प्राइमरी लाइसोसोम्स एक्टिवेट हो गए एट एसिडिक पीएच ऑफ 4 to 5. इनको 4 to 5 pH चाहिए डिपेंडिंग ऑन द इंटाइटी टू बी डाइजेस्टेड. इफ इट इज अ कार्बोहाइड्रेट देन कार्बोहाइड्रेजेस और ग्लाइकोसाइडेजेस. Yeah, if it is a lipid, lipases. If it is a protein, proteases. Depending on what needs to be digested inside the cell. ये जो एक्टिवेटेड लाइसोसोम है, डाइजेस्टिव लाइसोसोम है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम. ये करेगा वो काम, ये रिमूव करेगा whatever needs to be removed. उसके बाद जो बचा कुचा होगा, whatever needs to be thrown out of the cell, waste product, that is your tertiary lysosome or the residual rhizosome. Are you with me? ये residual rhizosome plasma membrane के साथ जाकर चिपक जाएगा to be thrown out of the cell. Are we good? Exocytosis हो जाएगा इसका. और फिर इनको suicidal bags क्यों बोला जाता है? There is one category of lysosomes which are autophagosomes. ओके, ऑटोफैगोसोम्स. ऑटो बोले तो सेल्फ, फैगो बोले तो खाना. ये वो लाइसोसोम है जो सिर्फ तब बनते हैं जब सेल के अंदर के कंपोनेंट्स, इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, दे आर टायर्ड, दे नीड टू बी रिमूव्ड. तब ये लाइसोसोम्स अपने ही बूढ़े माइटोकॉन्ड्रिया को, अपने ही वर्न आउट गोल्जाई को खा सकता है. और कभी कभी ये खाते हुए सेल के काफी कंपोनेंट्स को खा जाता है, अपने ही सेल को मार लेता है. हेंस ऑटोफैगोसोम्स आर द suicidal lysosomes. Are you with me? Now, this property of lysosomes to exist in different categories depending on the requirement of the cell. देखो, दिमाग है लाइफ के पास, एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, इवन अ सिंगल सेल, दिमाग है. एवरीथिंग इज हैपनिंग प्रोग्राम्ड. प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ सेल्स भी बोला जाता है. दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट यू स्टडी इन कैंसर. अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि कैंसर कब होता है, जब ये गड़बड़ होती है प्रोग्राम सेल डेथ में. तो दिस इज कॉल्ड एज द पॉलीमॉर्फिक नेचर ऑफ लाइसोसोम. ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो आपको डिफरेंट शेप्स और फॉर्म्स में डिफरेंट काम करता हुआ दिखाई देता है. आर यू विद मी? थोड़ा एडवांस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल. आर यू विद मी? उसके बाद फिर आ जाता है जी वैक्यूल, अ फीचर ऑफ प्लांट सेल. अभी जो नया कॉन्सेप्ट है, ऐसा बोला जाता है कि वैक्यूल थोड़े बहुत रेमिनेंट्स, छोटे छोटे वैक्यूल एनिमल सेल में भी दिखते हैं, बट लार्ज एंड प्रोमिनेंट कवरिंग 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल, प्लांट सेल, इज द वैक्यूल. ओके, वैक्यूल की मेम्ब्रेन सिंगल होती है, डबल नहीं होती है. ये बड़ा रीसेंट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग में. डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. मैं क्लास के एंड में एक चार्ट देने वाली हूँ. दीज आर द डबल मेम्ब्रेन, दीज आर मेम्ब्रेनलेस, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन. ये वो चार्ट विल टेक केयर ऑफ योर क्वेश्चंस ऑन 17th of July. ओके, तो टोनोप्लास्ट से ही चेंजेस होंगे जितने भी. अच्छा, वैक्यूल में ना बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, सारे के सारे मिनरल्स. ऑस्मो रेगुलेशन अगर करवानी है सेल में, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में आता है, अगर ऑस्मो रेगुलेशन जो एक्चुअली सेल के जिंदा रहने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो इसी के थ्रू, टोनोप्लास्ट के थ्रू होगा, क्योंकि वैक्यूल के अंदर मेजर सैप है. मैं काफी क्लासेस में बता चुकी हूं, सैप इज अ टर्म फॉर मिनरल्स प्लस वाटर. पानी तो हो गई, पानी तो हो गई. तो सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड, शुगर्स, whatever is useful for the plant and whatever needs to be transported in and out, vacuole. Okay, other than that, excretory products also will be present inside the vacuole. टोनोप्लास्ट इसकी मेम्ब्रेन होती है, याद रख लेना. अच्छा, वैक्यूल छोटे ऑर्गेनिजम्स में जो बेसिक मोनेरा प्रोटिस्टा है, उसमें कई तरह के देखे गए हैं. कॉन्ट्रैक्टाइल फूड वैक्यूल्स, यू शुड जस्ट नो द टाइप ऑफ वैक्यूल्स. एनिमल किंगडम में भी पढ़ते हो.
उसके बाद हमारी सेल में कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनको डीएनए का गिफ्ट मिला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये ऑर्गेनल्स जिनके पास डीएनए है ये एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल में इवोल्यूशन के बाद बने और फिर यूकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट बन गए। इनका डीएनए गिव्स देम द प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइडिंग ऑन देयर ओन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। मान लो कहीं पर बहुत ज्यादा एनर्जी की सडनली जरूरत है तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग ऑन देयर ओन बाय बाइनरी फिशन, बैक्टीरिया की तरह हो गया ना, बैक्टीरिया जैसा फीचर। इसके पास अपने राइबोसोम भी है, ये अपने आप अपना RMtRNA बना सकता है। So this property is called semi-autonomous organelles. Is that clear? Which is given to mitochondria and plastids. अगर प्लांट को फोटोसिंथेसिस ज्यादा करने की जरूरत है तो क्लोरोप्लास्ट अपने आप डिवाइड हो सकते हैं। तो इन तीनों ऑर्गेनल्स में से न्यूक्लियस की बात करते हैं, which is called as the cell within a cell. Cell within a cell, very important. Director of the cell, brain of the cell, la la la. All these names you're already aware of. अब न्यूक्लियस के पास ऐसा क्या है भाई, क्यों इसको चीफ कंपोनेंट और बोला जा रहा है कि ये तो अपने आप में एक सेल है? क्यों? इसके पास अपनी मेम्ब्रेन, अपना न्यूक्लियोप्लाज्म, अपना सब कुछ, और इसके पास एग्जिस्टेंस का, पूरे ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस का कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सारे का सारा ये जो हो रहा है ये हो रहा है owing to the DNA, है ना? So that coded information is present in the nucleus. अब इसमें पढ़ना क्या है भाई? First of all, it is a double membrane bound organelle. ये तीनों organelles double membrane bound है। Question आ जाता है, identify, pick out the double membrane bound organelles from the given list of organelles. फिर मत कहना हमें नहीं पता था। Outer membrane continuous with RER, अभी थोड़े मिनट्स पहले बताया। ओके, outer membrane is not a continuous membrane. It will have proteins called as porins. It will have proteins called as porins for the transport of substances. Is that clear? और outer और inner membrane के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है कॉल्ड एज द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू एंड फॉल्स। Is outer membrane a continuous membrane? No, it is not a continuous membrane. It has porins or the transport proteins. दोनों membrane के अंदर the cytoplasm of the nucleus is called as karyoplasm. Karyo word का मतलब होता है nucleus. Okay? और इसके अंदर होता है एक एंटाइटी कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस, कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस, जिसको आरएनए तो बनाना ही है, फॉर्मिंग आरएनए टू फॉर्म द आरएनए। राइबोसोमल आरएनए बनाने का फंक्शन इज गिवन टू द न्यूक्लियोलस। अब इस साइटोप्लाज्म में हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और ये है काम की बात। इसकी वजह से है जो है, तो पेरेंट्स से हम जो भी इनहेरिट करते हैं, मदर, मैटरनल एंड पैटर्नल, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, न्यूक्लियोप्रोटीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। या न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों बोला? हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है या नहीं है? हिस्टोन प्रोटीन्स हेल्प इन द कॉइलिंग ऑफ द डीएनए। जेनेटिक्स में अभी अभी ताजा ताजा पढ़ के आए हो, तो यहाँ पे डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा और हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स मिलेंगे, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी मिलेंगे। इन द प्रोफेज ऑफ सेल डिविजन, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, दीज क्रोमैटिन फाइबर्स विल कंडेंस देमसेल्व्स। ओके, हीटेरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन भी आपको पता होना चाहिए। हीटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन इज द लाइटली स्टेन्ड, हीटेरो इज द densely stained, dark stained chromatin fiber. Is that clear? अब chromosome, sister chromatids, chromosome condensation के बाद क्या दिखाते हैं? sister chromatids, ये सब genetics में आता है। They are joined together at the primary constriction. कोई नई बात, let's see the chat box, it should all be thorough in their mind, called as the centromere. Okay, लेकिन question आ जाए भाई, shape of chromosomes is visible in which phase? It is anaphase mostly.
इट इज एनाफेज मोस्टली, कुछ हद तक मेटाफेज ऑल्सो। तो सेल क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए जो सेल बायोलॉजिस्ट है वो सेल डिवीजन को अरेस्ट करेगा इन मेटाफेज, क्योंकि मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं एट द मेटाफेज प्लेट। आर वी टुगेदर ऑन दिस? कोई प्रॉब्लम वाली बात? थैंक यू श्रद्धा, सच अ नाइस मैसेज। यार जो क्लास चल रही है ना उस पे ध्यान दिया करो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबकी, मेरी, तुम्हारी, is we do not pay attention to what is going on. We are always involved in what happened and what is going to happen, thereby destroying everything. तो जरा ध्यान दे लेते हैं, आज की क्लास है बेहद इंपॉर्टेंट। रियान यार पढ़ाने दो, क्यों इतनी बातें करते हो मेरे से? श्रद्धा बेटा, कुछ लोग होते हैं जिनको सबका ध्यान रखना पड़ता है, they have to be responsible, you're one of them. जूही बेटा, आई नो मैं भूली नहीं हूं, डोंट वरी। अच्छा, 2023 एस्पिरेंट्स के लिए जो मिशन एमबीबीएस सीरीज चल रही है, आई मीट यू टुमारो एट 7 PM, उसकी क्लास भूल कर भी, सपने में भी मत सोचना कि मिस कर लो। ये क्लासेस आर द जर्नी। इसमें इमेजिन कर लो आई एम होल्डिंग योर हैंड। ज्यादा आपको सुबह से शाम तक तो मैं परेशान कर नहीं रही हूँ। ट्यूसडे 7 PM क्लास मत मिस करना। डिटेल्ड लेइंग द फाउंडेशन ऑफ बेसिक्स, और नीट की कहानी है अबाउट लेइंग द बेसिक्स। जिसके बेसिक्स क्लियर है उसकी सिलेक्शन पक्की है। जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स और बुक्स को और नोट्स को रट रहा है उसकी सिलेक्शन फिर किस्मत की बात आ जाती है। चलो रियान, व्हाट आर यू सेइंग यार, क्या ही बोलते हो? यशवंत, हाउ कैन आई फॉरगेट यू? आई डू नॉट फॉरगेट एनी ऑफ माई रेगुलर स्टूडेंट्स। कभी कभी आओगे तो थोड़ा सा फिर वो इट इज, देखो इफ यू डोंट फॉलो द राइट स्टेप्स ना, तो लाइफ में मे बी वाला कॉम्पोनेंट आ जाता है। अगर आप मेरी क्लास में रेगुलरली नहीं आओगे तो मे बी आई रिमेंबर यू, मे बी नॉट। ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे, सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे, मे बी सिलेक्शन होगी, मे बी नॉट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द राइट स्टेप्स, और वो आपको टीचर्स रोज आके बताते हैं। Enough. Thank you, Juhi. It's very important for me. Yeah. You guys. Okay. तो प्रोफेज में हमें, अच्छा ये अगर पूछेगा जब आपके एनाफेज में उसकी क्रोमैटिड्स की सेपरेशन भी हुई, राइट, या स्पिंडल फाइबर्स भी जब बनते हैं, तो आपको डिस्क शेप स्ट्रक्चर काइनेटोकोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब आप जेनेटिक्स में पढ़ते हो। टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमैटिड्स इज कॉल्ड द टीलोमियर। टर्मिनल बोले तो सबसे एंड वाला। अब एनाफेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शेप ऑफ द क्रोमोसोम। इसमें कंफ्यूज मत होना, वो करेगा आपको कंफ्यूज। स्टिक द कॉन्सेप्ट इन योर हेड वेरी वेरी प्रिसाइजली। शेप ऑफ द क्रोमोसोम इज डिपेंडेंट ऑन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर। क्योंकि तुम्हें पता है, ये मैं एक्चुअली सेल डिवीजन में बताऊंगी, बड़ा प्यारा चैप्टर है। जब सेपरेशन होती है ना तो सेंट्रोमियर को फॉलो करते हैं क्रोमैटिड। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो लोगों को नहीं पता है। तो जहां सेंट्रोमियर होगा उसके हिसाब से शेप होगी। यू हैव मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। बिल्कुल सेंटर में, थोड़ा सेंटर से दूर, एंड के पास, और बिल्कुल एंड पर टीलोसेंट्रिक। दीज टर्म्स शुड बी क्लियर फ्रॉम द चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स। टुगेदर वी आर गुड। उसके बाद आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब यार रेस्पिरेशन के चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में, जरा रेस्पिरेशन में जाओ, एरोबिक रेस्पिरेशन। मैं कितने भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बना दूं क्रेब्स साइकिल में, या दुनिया का कोई भी एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल, FADH ले आऊं, GTP ले आऊं, NADH ले आऊं, कोई फायदा नहीं है जब तक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, ETC नहीं होगा। कितने लोग ये बात मानते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी। So this ETC is done by the powerhouse of the cell, mitochondria. सिर्फ वो ही नहीं, Krebs cycle भी mitochondria में होता है। The enzymes for ETC और oxidative phosphorylation are present in the inner membrane, which is folded into cristae, है ना। और ETC में ATP synthesis करने के लिए मेरे पास, हम पढ़ेंगे chemiosmotic hypothesis, कि कैसे प्रोटॉन की
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट खराब हो जाती है, ऑल ऑफ दैट, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए F1 F0 particles are present. F1 F0 particles are the Fernandez-Moran particles or the oxysomes given by God only to the mitochondria and chloroplast में भी पढ़ते हैं. F0 F1 particle, this head is the F1, this is the F0. Okay? अब F1 के पास ATPase enzyme है and F1 portion of these tennis racket particles will help to form ATP. Are we together in this? Outer membrane is continuous and smooth and it also contains the porins. सेमी ऑटोनमस प्रॉपर्टी माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास 70S राइबोसोम्स भी हैं which are called the organellar ribosomes and prokaryotic ribosomes. प्रोकैरियोट्स में भी यही थे और इसके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी है, तो ये अपने खुद बना रहा है सब सामान, प्रोटीन्स भी अपने खुद बना लेता है. उसके बाद एक क्वेश्चन जो आता है, ETC के एंजाइम्स क्रिस्टे में है बट देयर इज वन एंजाइम व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सी आई एम वॉकिंग एंड टॉकिंग क्वेश्चन बैंक राइट नाउ. जितने सुन रहे हो लिखते जाओ. You have to do this in these revision classes. I told you it's going to be a marathon of questions which will come on 17th of July. Right now, bombarding of questions in my head and I'm speaking as much as I can. Succinate dehydrogenase. भाई ये एक अकेला एंजाइम है जो आपको नहीं मिलेगा क्रिस्टे में. Krebs cycle कहाँ पे होता है? In the matrix. There you go. Krebs cycle. तो आपके मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल वाला है आपको, सॉरी क्रेब्स साइकिल के जो का कौन सा एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो आपको इनर मेम्ब्रेन में नहीं मिलेगा. ओके, ऑल राइट पीपल. देन कम्स द प्लास्टिड्स व्हिच आर स्पेशल टू द प्लांट सेल्स. तीन तरह के होते हैं, क्लोरो, ल्यूको एंड क्रोमो. ल्यूकोप्लास्ट्स डू नॉट हैव अ कलर. Based on what they will store, we have the amylo, aleo and aleuroplast. Aluron layer से याद रखना प्रोटीन स्टोर करेंगे, aleo से याद करना ऑयल स्टोर करेंगे, amylose से याद रखना स्टार्च स्टोर करेंगे. क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट प्लास्टिड्स आपको मिलेंगे. क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ते हैं. द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज थाइलाकॉइड. ओके, थाइलाकॉइड ग्राना बनाते हैं, ऑल ऑफ दैट. फिर आपका डार्क रिएक्शन हैपेंस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ये भी याद रखना. दीज आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और पेरीप्लास्टिडियल स्पेस होता है दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में. देन वी हैव राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर द मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स. इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि दे हैव अ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. आपने सेंट्रीफ्यूज किया सेल को, तो आपके राइबोसोम्स एक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मेजर किया, तो देर आर 80S and 70S राइबोसोम. S is the Swedberg unit. हर एक राइबोसोम में एक डोम शेप्ड लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है. इनकी अपनी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट्स होते हैं. 70S का याद रखना 50 and 30, 80 का याद रखना 60 and 40. These are not additive. Sedimentation coefficient are not additive. They are the factories of protein. उसके बाद साइटोस्केलेटल ऑर्गेनल्स. साइटोस्केलेटल ऑर्गेनल्स में आपके आ जाते हैं सेंट्रियोल, सीलिया एंड फ्लैजेला. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन ऑर्गेनल्स. बेटा सेंट्रोजोम क्या होता है? इसमें से ये क्वेश्चन आता है. सेंट्रोजोम इज नथिंग बट टू सेंट्रियोल्स प्लस द सेंट्रोस्फियर. व्हाट इज सेंट्रोस्फियर? भाई वो पोर्शन साइटोप्लाज्म का जहां पे सेंट्रोजोम प्रेजेंट है वहां और कुछ नहीं होता है, दैट इज योर सेंट्रोस्फियर. उसको बोलते हैं सेंट्रोजोम. ये दोनों परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है. वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स? इट्स अ कार्ट व्हील स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द 9+0 अरेंजमेंट. बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है यार, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है. These are the triplet of microtubules. This is called the hub or the center. Okay? और ये connected होते हैं through the radial spokes. लिखा हुआ है through the radial spokes. अब याद रखना, these microtubules are made up of the tubulin protein, contractile protein. So 9+0 arrangement or the cartwheel arrangement. Cilia are more in number. They have a coordinated movement. ये मैंने आपको मोनेरा में बताया है. Flagella अपनी मर्जी से मूव करता है, whip-like movement.
उसके बाद अगर आप फ्लैजुला, सीलिया और फ्लैजुला के स्ट्रक्चर की बात करो तो इट इज 9+0 अरेंजमेंट, सॉरी 9+2 अरेंजमेंट। डिफरेंस ये है अच्छा खासा डिफरेंस है, इसको याद रखते हैं। ये ना स्ट्रक्चर एक एक्सोनीम का है, ऐसे कई सारे एक्सोनीम सीलिया और फ्लैजुला को बनाएंगे। क्वेश्चन रिलेटेड, भाई सेंटर में आई हैव 2 सिंगलेट्स, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स joined by a double bridge. Center is connected to one of the tubules here. Do you see that? Do you see that? इसमें से radial spokes निकल रहे हैं. Let's name it A, B, A, B. So now I have a doublet. I have a couplet, so to say. Not a triplet. ये दो हैं, A, B, A, B. A में से radial spokes बन रहे हैं center के साथ connect होने के लिए. 9+2 arrangement, ये 9 है. और इसमें से 2 arms भी निकलती हैं, which are made up of the dynein protein, another contractile protein. बस इतना सा डिफरेंस है। प्रीवियस ईयर्स में नीट में 9+2 9+0 से क्वेश्चन आ रहा है और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेल्स माइट कंटेन माइक्रो बॉडीज, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइक पेरोक्सिसोम्स, स्फेरोसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स। इनका फंक्शन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल पेरोक्सिसोम हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को जमा नहीं होने देता, उनको पेरोक्साइड में चेंज कर देता है। पेरोक्साइड इज देन चेंज्ड बाय कैटलेज, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, वेरियस ड्रग्स, वेरियस मेडिसिन्स। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्फीरोसोम स्टोर करेगा लिपिड्स को, एंड लास्टली यू हैव द ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम आपका फैटी एसिड में मिलता है, फैटी सीड्स में मिलता है। सो व्हेन फैटी सीड्स हैव टू जर्मिनेट दे नीड एनर्जी, तो तब फैटी सीड्स बीटा ऑक्सीडेशन होती है एंड वी गेट शुगर्स, एंड दैट इज हाउ अ ग्राउंडनट सीड germinates. लास्टली जो मैंने आपको टेबल्स दिए थे पूरे चैप्टर के, बोला था, प्रॉमिस किया था आई गिव यू टेबल, इसमें से क्वेश्चन आता है रिसेंट ईयर्स में। व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, हमने पूरे सेशन में वो देखा है। वी आर डन। उसके बाद ऑर्गेनल्स की टर्म में दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर दी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल? सेंट्रियोल्स के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स you have to remember, which I have told you. So children, this was from my side about the chapter of structure of cell. In the next class we'll do cell division. Till then, take care.